हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त गंगा प्रकाश वैश्विक और आज के इस सत्र में लेकर आया हूं शैक्षिक नेतृत्व और प्रशासनिक कुशलता से संबंधित 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। यदि आप उत्तराखंड राजकीय माध्यमिक विद्यालय प्रधानाचार्य भर्ती परीक्षा 2024, उत्तराखंड सहायक अध्यापक LT भर्ती परीक्षा 2024, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रवक्ता भर्ती परीक्षा UGC नेट, CSIR नेट, CTET, UTET या शिक्षण से संबंधित किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह सत्र आपके काम का है। इसलिए आप इस वीडियो को धैर्य और लगन के साथ अंत तक जानने, समझने और परखने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 11 से 20 तक हल करेंगे। पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक हल किए हैं। यदि आपने अभी तक वह वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक इस वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट सेक्शन और ऊपर आई बटन में पिन कर दिया गया है, आप उसे वॉच कर सकते हैं। यहाँ पर हम प्रश्न को बाइलिंगुअल अर्थात हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में डिस्कस करेंगे। आप वीडियो को पॉज करके प्रश्न पढ़िए, विकल्प पढ़िए, जवाब देने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर पूछा गया था, निम्नलिखित कथनों में से वह कौन सा कथन है जो व्यक्तिगत विकास पर आनुवंशिकता तथा परिवेश के सापेक्ष प्रभाव को अभिव्यक्त करता है। व्यक्तिगत विकास पर आनुवंशिकता तथा परिवेश के सापेक्ष प्रभाव को अभिव्यक्त करता है। Which of the following statements best describes the relative influence of heredity and environment on individual development? व्यक्तिगत विकास पर आनुवंशिकता तथा पर्यावरण का प्रभाव पड़ता है तो इससे कौन अभिव्यक्त करता है, यहाँ पर आप अच्छे से पढ़ लीजिए। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 है। वृद्धि प्रक्रिया में प्रकारों की दृष्टि से दोनों अभिन्न रूप से संबंधित होते हैं। These two are integrally related in function in the growth process। तो किसी के व्यक्तिगत विकास के लिए उसकी आनुवंशिकता तथा उसका परिवेश यानी उसका पर्यावरण दोनों अभिन्न रूप से संबंधित होते हैं, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो व्यक्तिगत विकास के लिए व्यक्ति का पर्यावरण और उसकी आनुवंशिकता दोनों जिम्मेदार होते हैं, लेकिन आनुवंशिकता का प्रभाव अधिक होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर पूछा गया था, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, बच्चे के शारीरिक विकास की गति निम्नलिखित में से किस पर आधारित होती है? द रेट ऑफ द चाइल्ड फिजिकल डेवलपमेंट डिपेंड्स। बच्चे के शारीरिक विकास की गति किस पर आधारित होती है? ध्यान से विकल्पों को पढ़ने की कोशिश कीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। मुख्य रूप से वंशानुगत अर्थात वंशागत संरचना पर आधारित होती है, परंतु परिवेशीय प्रभावों से संशोधित होती रहती है। तो बच्चे के शारीरिक विकास की गति मुख्य रूप से उसकी वंशागत या कहें आनुवंशिकता की संरचना पर आधारित होती है, परंतु उसका जो पर्यावरणीय या परिवेशीय प्रभाव होते हैं उससे भी संशोधित होती रहती है। प्राइमरली अपॉन इनहेरिटेड स्ट्रक्चर एज मॉडिफाइड बाय एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस। तो मुख्य रूप से उसका वंशानुगत संरचना का प्रभाव उस पर होता है, परंतु उसका परिवेश यानी उसका पर्यावरण का प्रभाव भी इसे संशोधित करता रहता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 था, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 के अंतर्गत निम्नांकित वय समूह के बच्चे आते हैं। RTE एक्ट 2009, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 कवर्स ऑल चिल्ड्रन इन द ग्रुप एज। काफ़ी सरल है, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए। इससे एक मौलिक अधिकार अर्थात फंडामेंटल राइट्स बनाया गया है अनुच्छेद 21 क के अंतर्गत, यानी आर्टिकल 21A के अंतर्गत 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा संविधान में इसे वर्णित किया गया है।
ऑप्शन नंबर 3 होगा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। उसके बाद अगला क्वेश्चन है सेम उसी से मिलता जुलता, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम यानी RTE एक्ट 2009 के अनुसार दिव्यांग बच्चे प्रारंभिक शिक्षा में समाहित होते हैं। अकॉर्डिंग टू RTE एक्ट 2009, अ डिफरेंटली एबल्ड चाइल्ड शैल बी एकोमोडेट इन एलिमेंट्री एजुकेशन अंटिल। कब तक के लिए होते हैं दिव्यांग बच्चे प्रारंभिक शिक्षा में समाहित? इसका सही उत्तर है 18 वर्ष की आयु तक। तो आपने ध्यान रखना, जो सामान्य बच्चे हैं यानी किसी प्रकार से दिव्यांग नहीं हैं, नॉर्मल हैं, उनके लिए है 6 से 14 वर्ष, और जो बच्चे दिव्यांग हैं उनके लिए है 6 से 18 वर्ष तक की आयु के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009। दिव्यांग बच्चों के लिए 18 वर्ष तक, और जो सामान्य बच्चे हैं उनके लिए 14 वर्ष तक, 6 से 14, 6 से 18, ध्यान दीजिए। अगला था यशपाल समिति प्रतिवेदन 1993 के अनुसार विद्यालयों में असंतोषजनक गुणवत्ता के अधिगम का कारण है। एज पर यशपाल कमेटी रिपोर्ट 1993, अनसेटिस्फैक्ट्री क्वालिटी ऑफ लर्निंग इन स्कूल अकर्स ड्यू टू। क्या हो सकता है यशपाल समिति प्रतिवेदन 1993 के अनुसार विद्यालयों में असंतोषजनक गुणवत्ता के अधिगम का कारण? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 3, अपर्याप्त शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम, इनएडिक्वेट प्रोग्राम ऑफ टीचर प्रिपरेशन। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। यशपाल समिति बनी थी 1993 में। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, प्राथमिक स्तर पर राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा अर्थात नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, जिसे शॉर्ट में NCF कहते हैं, 2005 ने संस्तुत किए हैं। प्राथमिक स्तर पर राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 ने संस्तुत की। एट प्राइमरी स्टेज NCF 2005 रिकमेंडेड। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, न औपचारिक आवर्ती परीक्षण और न श्रेणी प्रदान करना। नो फॉर्मल पीरियोडिक टेस्ट एंड नो अवार्डिंग ऑफ ग्रेड। प्राथमिक स्तर की बात कर रहा है। प्राथमिक स्तर पर राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 ने संस्तुत किए हैं, न औपचारिक आवर्ती परीक्षण और न श्रेणी प्रदान करना, अर्थात न तो कोई फॉर्मल पीरियोडिक टेस्ट होगा एंड न कोई अवार्डिंग ऑफ ग्रेड होगा, श्रेणी प्रदान करना NCF 2005 के अकॉर्डिंग। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF 2005 ने विद्यालय आधारित सतत एवं व्यापक मूल्यांकन CCE कॉन्टिन्यूस एंड कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन लागू करने की संस्तुति दी, जिससे कि यानी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा ने विद्यालय आधारित सतत एवं व्यापक मूल्यांकन लागू करने की संस्तुति क्यों दी? इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्कूल बेस्ड ECC अर्थात CCE वॉज रिकमेंडेड बाय द NCF 2005 इन ऑर्डर टू। इसका सही उत्तर है बच्चों में पाए जाने वाले तनाव में कमी हो सके, हेल्प चिल्ड्रन रिड्यूस देयर स्ट्रेस। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 ने विद्यालय आधारित सतत एवं व्यापक मूल्यांकन लागू करने की संस्तुति दी, जिससे कि बच्चों में पाए जाने वाले तनाव में कमी हो सके। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्राचार्य की नेतृत्व क्षमता परिलक्षित होती है। प्रिंसिपल लीडरशिप इज रिफ्लेक्टेड इन। प्राचार्य की नेतृत्व क्षमता किससे परिलक्षित होती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, प्रत्येक को अपनी पूर्ण क्षमता के अनुरूप कार्य करने और लक्ष्यों को प्राप्त कर सकने की सामर्थ्य प्रदान करने में। इनेबलिंग एवरी वन टू accomplish his her goals by working to their fullest capacity। तो प्रत्येक को अपनी पूर्ण क्षमता के अनुरूप कार्य करने और लक्ष्यों को प्राप्त कर सकने की सामर्थ्य प्रदान करने में ही प्राचार्य की नेतृत्व क्षमता परिलक्षित होती है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये नेतृत्व क्षमता से संबंधित क्वेश्चन है। आखिर के 2 क्वेश्चन और हम हल कर रहे हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया था, विद्यालय के संगठनात्मक वातावरण के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। द ग्रेटेस्ट थ्रेट टू ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट
ऑफ द स्कूल इज। विद्यालय के संगठनात्मक वातावरण के लिए सबसे बड़ी चुनौती है ऑप्शन नंबर 3 भागीदारों के मध्य विश्वास अभाव, ट्रस्ट डिफिसिट अमोंग द स्टेक होल्डर। भागीदारों के मध्य विश्वास अभाव हो पाना क्या है, विद्यालय के संगठनात्मक वातावरण के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। इसलिए भागीदारों के मध्य विश्वास पैदा करना जरूरी होता है, ट्रस्ट पैदा करना होता है स्टेक होल्डर के मध्य। आखिरी क्वेश्चन है, परीक्षण की विश्वसनीयता से अभिप्राय है। रिलायबिलिटी ऑफ ए टेस्ट मीन्स। परीक्षण की विश्वसनीयता से क्या अभिप्राय है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 मापे गए प्रतिफलों की संगति। कंसिस्टेंसी इन मेजर्ड आउटकम। तो मेजर आउटकम्स की कंसिस्टेंसी कैसी है, अर्थात मापे गए प्रतिफलों की संगति कैसी है, यही क्या है परीक्षण की विश्वसनीयता, टेस्ट की रिलायबिलिटी ऑफ ए टेस्ट, मतलब कंसिस्टेंसी इन मेजर्ड आउटकम। तो आज हमने हल कर दिए हैं 10 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में हल किए थे, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स, नीचे कमेंट सेक्शन और ऊपर आई बटन में पिन कर दिया गया है। आप उसे देख सकते हैं और अपनी तैयारी को सही डायरेक्शन में कर सकते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लीजिए। चैनल पर यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बने रहिए गंगा प्रकाश वैश्विक और योर सिलेक्शन योर यूट्यूब चैनल के साथ।